आपको पता है कि यंग पेशेंट है, सर्जरी टॉयलेट का, तो उसी समय हम लोग यहाँ मोतिहारी में भी कुछ न्यूरोसर्जन्स आते हैं, नहीं तो पटना भेज दिए, तुरंत वो सर्जरी हुआ और वो हेमरेज कट के निकल गया, वो हो गया। फिर दूसरा स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के लिए फिर आपको एमआरआई चाहिए। सीटी का बहुत रोल नहीं है। अगर वर्टिब्रा बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड है तो दिखेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सीटी पे नहीं दिखता, वो एमआरआई पे दिखता है। उसका पेट में ब्लीडिंग हो रहा है, हमको ये तो पता चल जाएगा बीपी कम हुआ है तो पेशेंट कहीं से ब्लीड कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा। तो थोरैक्स एब्डोमेन पेल्विस जब हम लोग स्क्रीन करते हैं उस समय चेस्ट और पेट जब स्क्रीन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस एरिया में लिवर इंजर्ड है, स्प्लीन इंजर्ड है और कितना इंजर्ड है। क्या हम लोग पेशेंट को ऐसे रख के सिर्फ ब्लड खींच के या एक पाइप डाल के हम लोग पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, या हमको स्प्लीन निकालना पड़ेगा या लिवर को उस जगह की सर्जरी करनी पड़ेगी। और हम लोग अपने जनरेशन जो हम लोग का सीटी है उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा आर्टरी ब्लीड कर रहा है। वो 1 मिलीमीटर का भी आर्टरी होगा और वो ब्लीड कर रहा होगा तो हम लोग देख लेंगे कि वो वहाँ से ब्लीड कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो इंजेक्शन जो देते हैं वो उससे निकलने लगेगा फवारा की तरह, तो हम लोग को पता रहेगा। तो सर्जन को पता है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसको बता देंगे कि भाई यहाँ लेफ्ट साइड में स्प्लीन के बगल वाला आर्टरी ब्लीड कर रहा है, आप जाइए, तो जाएंगे तुरंत यहाँ खा लेंगे, पहले ये अपना बांधेंगे, उसके बाद अपना पेट एक्सप्लोर करेंगे, तो पेशेंट की जान तो बच गई ना, वो 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ। तो ट्रॉमा में तो ये हो गया। और फ्रैक्चर वगैरह के लिए तो एक्सरे सफिशिएंट है, अनलेस कि फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो और 3D बनाना हो इमेज का, तो 3 डायमेंशनल आप बेसिकली बोन को पूरा बना के चारों तरफ से रोटेट करके देख सकते हैं, सर्जिकल प्लानिंग में काम आती है वो। फिर हम लोग आते हैं स्ट्रोक पे। अब स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक हेमरेजिक और इस्केमिक। हेमरेज मतलब आपके ब्रेन में हेमरेज हो गया है बिना चोट के, ठीक है, और इस्केमिक मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो गया है। अब दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। एक में हेमरेज हो रहा है तो आपको बीपी कम करना है, मतलब हेमरेज रोकना है, जो भी मैं वो प्राइमरी उसका होता है कि बीपी बढ़ा, हेमरेज हुआ, बीपी बढ़ने से ही जो है हेमरेज के आमतौर पे वही है। लेकिन उसके अलावा एन्यूरिज्म होते हैं, छोटे छोटे एन्यूरिज्म ब्रेन में। एन्यूरिज्म मतलब आर्टरी फूल जाता है, और फूल गया तो कमजोर हो जाता है वो, और फट गया तो वो ब्लीड करने लगेगा। अच्छा, तो उसका बीपी से लेना देना नहीं होता। उसका बीपी से यूजुअली ले कोई, मतलब बीपी से भी लेना देना हो सकता है। बहुत छोटे छोटे एन्यूरिज्म जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव होते हैं ना, अचानक बीपी स्पाइक किया, कम हुआ, जो ध्यान नहीं दे रहा था, हाँ, तो उनका छोटे छोटे एन्यूरिज्म बनते हैं, फिर वो ब्लीड करते हैं। और ये बड़े एन्यूरिज्म जो मेन आर्टरीज में होते हैं वो कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें वो ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट वो अनकॉमन नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट। यहाँ पे हम लोग हफ्ते में 2 या 3 एन्यूरिज्म जरूर पिक करते जब एंजियोग्राम ब्रेन का करते हैं तो वो होता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट दोनों का उल्टा है डायरेक्ट। तो हेमरेज में आप इस्केमिक स्ट्रोक का आप ट्रीटमेंट दे दीजिएगा तो पेशेंट को तकलीफ होगी, तो आपको सीटी तो कराना ही है। सीटी इसलिए बोल रहे हैं कि सीटी हेमरेज बहुत फास्ट पिक करता है। हेमरेज हुआ, आप सीटी में डालिएगा, पिक हो जाएगा। इनफैक्ट यानी इस्केमिक स्ट्रोक को सीटी उतनी उसको 72 घंटा तक लगता है उसको पिक करने में। लेकिन आपको पता है स्ट्रोक है, हेमरेज नहीं है, तो इस्केमिक होगा, तब आप इस्केमिक का ट्रीटमेंट करने लग सकते हैं। लेकिन उसमें सीटी का रोल जो है, सीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फिर वो इलाज का डायरेक्शन ही बदल जाता है, बिल्कुल ड्रास्टिकली अपोजिट हो जाता है। तो उसमें मिस्टेक के चांसेस हैं। ऑल्दो क्लिनिकली दोनों का थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग, एक धीरे धीरे होता है और हेमरेज अचानक होता है। लेकिन हमेशा ग्रे एरिया हमेशा बीच में रहता है। और एमआरआई में है कि इस्केमिक स्ट्रोक को वो विदिन 30 सेकंड्स पिक कर लेता है, तो एमआरआई उसके लिए अच्छा है। लेकिन एमआरआई में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट लाइन में, दोनों चीज़ एमआर पिक कर लेगा, लेकिन उसको फर्स्ट लाइन बनाएंगे तो आपको वो 11-12 मिनट जो पेशेंट अंदर रहेगा वो आप लूज कर रहे हैं। तो सीटी किए 5 सेकंड में किए, उसके बाद अपना वो कर लिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। इसमें टाइम का बहुत जो है टाइम का, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, जो एडवांस मोडालिटी या थ्रोम्बोलिसिस कीजिए या थ्रोम्बेक्टमी कीजिए, जिसमें जैसे इस्केमिक स्ट्रोक है तो आर्टरी के अंदर क्लॉट बना हुआ है, तो जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक वायर से ले गए, थ्रोम्बस को पकड़ के खींच के निकाल दिए, रास्ता खुल गया, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो गया, पेशेंट उसी समय एकदम ठीक हो गया। लेकिन इन चीज़ों के लिए विंडो है 4 घंटा से, आजकल बढ़ा के इसको 14 घंटा तक ले गए हैं ये लोग, ये 14, लेकिन वो किया जा सकता है, पोटेंशियल है। और मेरा इसमें पार्शियल ट्रेनिंग है, तो हम करते थे वहाँ पे। यहाँ आप करते हैं? नहीं, यहाँ नहीं करते। मशीन खुद की 5 करोड़ की है, प्लस उसका अपना कॉस्ट होगा, कि जो वायर्स जो यूज़ होंगे, जो थ्रोम्बेक्टमी वाला मशीन सब जो यूज़ होगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि हम 10 पेशेंट्स में करेंगे तो 10 में हो जाएगा। यहाँ के पेशेंट थोड़े इंटॉलरेंट हैं,
टुवर्ड्स डॉक्टर्स आज के डेट में। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक वो जस्ट एक गैप है। सिंगापुर में भी पेशेंट्स एक्सपायर करते थे, यहाँ भी करेंगे। डॉक्टर्स खुद हॉस्पिटल का राउंड लेते हुए भी एक्सपायर करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो कुछ अलग किया जा सकता है। वो तो है, वो मतलब डेथ इज़ इनएविटेबल। तो वो थोड़ा डर लगता है यहाँ वो सब चीज़ करने में, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी हाई है। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट पहले ही बीमार है, ना होश में ना कुछ, आप जाते हैं, दो में से एक पेशेंट तो चल देगा, लेकिन एक पेशेंट में हो सकता है कोई चेंज ना आए, या उसमें से कुछ पेशेंट्स ऑन टेबल अनफॉर्चुनेटली होगा, तो डेथ होगी, तो मुश्किल हो जाता है। जी सर, चंपारण में आप तो अब करीब 2-3 साल से आप जो है यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत सारे मरीजों को आपने देखा है। आमतौर से आपको यहाँ किस तरह के मरीज एज ए रेडियोलॉजिस्ट आप जो है पाते हैं? हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है, जैसा हम लोग शुरू किए थे कि मरीज यहाँ अर्ली स्टेज पे बहुत कम मिलता है। जो भी चीज़ है, या तो अगर कैंसर है तो बहुत एडवांस, और कैंसर में ना गॉल ब्लैडर कैंसर यहाँ एक्सेप्शनली कॉमन है, और इनफैक्ट गाइनी कैंसर्स भी बहुत कॉमन है। ओवेरियन या यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर भी बहुत सिग्निफिकेंटली कॉमन है, जो हम लोग का अपना एक्सपीरियंस है। सो मच सो कि इवन ब्रेस्ट कैंसर्स, जो कि पोटेंशियली अर्ली पिक होना चाहिए, वो भी बहुत एडवांस स्टेज पे ही आता है जब लिवर में चले जाएं। और गॉल ब्लैडर कैंसर तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेज 3, स्टेज 4, क्योंकि वो लिवर से चिपका होता है। कोई भी चीज़ लिवर में चला गया तो स्टेज 4 बाय डिफ़ॉल्ट है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टेज 4 हो गया। फिर उसको आप कितना मैनेज कर सकते हैं, आपको भी पता है कि मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, उसके बाद भी ऐसे बहुत से अच्छे केसेस मिले हैं हम लोग को यहाँ, जो स्टेज 4 लिवर में बहुत से लीजन्स हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट, कीमो और ये लेके, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है, तो डॉक्टर के लिए डिफिकल्ट है फिर उस वहाँ से वापस लाना, मरीज के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो बेहतर यही है, जिस तरह से कैंसर के मरीजों की तादाद उत्तर बिहार में बढ़ रही है, या फिर डॉक्टर साहब जैसा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मरीज़ जो कैंसर के हैं वो डिटेक्ट होते हैं 3रे या 4थे स्टेज में। अगर पहले 2रे स्टेज में डिटेक्ट हो जाएं तो बहुत सारे चांसेस जो है आपके पास रहते हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है ठीक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ दूसरी तरह के सवाल भी करना चाहेंगे। लाइक आपने रेडियोलॉजिस्ट फील्ड को चुना, रेडियोलॉजी के फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ख़ास तौर से हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी जो है, या मेडिकल स्टूडेंट बनने की ख्वाहिश जो रखते होंगे वो भी सुन रहे होंगे, उनके लिए कुछ टिप्स आप बताएं। तो रेडियोलॉजी ना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ब्रांच है, तो इसमें एआई का भी रोल होगा फ्यूचर में बहुत। इनफैक्ट सो मच सो कि आज के जनरेशन में ही करंट जनरेशन एआई जो है, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरेज को और बोन फ्रैक्चर्स को स्क्रीन कर लेती है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी से थोड़े इंक्लाइन रहते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल, 3D प्रिंटिंग रेडियोलॉजी में बहुत इंटीग्रेट हो गया है। जैसे कोई ट्यूमर है तो उसके साथ के आर्टरीज कैसे जाते हैं, आप 3D प्रिंट करके उसको सर्जन को दे सकते हैं, तो सर्जन अपना प्री प्लानिंग कर सकता है। फिर वर्चुअल डिसेक्शन आ गया, आप सीटी के इमेज के बेसिस पे आपको एआई एक वो बना देगा, आप उस पर सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो बहुत हाई एंड कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं जब आप जब एओर्टा का और ये सब का सर्जरी कर रहे हैं, तो आप प्री प्लानिंग उस तरह से वर्चुअल सर्जरी करके आपको क्या क्या अप्रोच ले सकते हैं, क्या सेकेंडरी अप्रोच होगा, वो किया जा सकता है। तो उस तरह से टेक्नोलॉजी में जिसको इंटरेस्ट हो उसको ये फील्ड चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा रेडियोलॉजी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि आप इमेज देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही होगी। तीसरा, जो लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, जो लोग को पेशेंट से बात करने का बहुत वो नहीं रहता, और जो लोग अपना लाइफ थोड़ा रिलैक्स्ड वे में चाहते हैं कि कहीं पे भी से कहीं रह के कहीं से काम कर सकें, उन लोगों के लिए रेडियोलॉजी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप बता दें कि पहले क्या करना पड़ता है और आगे जो है कैसे मूव। तो ठीक है, जैसे MBBS करने के बाद पीजी का एग्ज़ाम होता है। पीजी के एग्ज़ाम में रेडियोलॉजी यूजुअली टॉप 3 चॉइसेस में रहते हैं। तो MD रेडियो डायग्नोसिस है, या DNB है,
DMRD है, ये 2-3 डिग्रीज आपको रेडियोलॉजी में मिलती हैं। उसके बेसिस पे फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप किसी के अंडर कुछ दिन एसआरशिप करते हैं, सीखते हैं 2-3 साल। तो आइडियली मेरा अपना मानना है कि पोस्ट पीजी आपको 2-3 साल किसी इंस्टीट्यूशन में देने चाहिए, उसके बाद आपको अपने प्रैक्टिस, क्योंकि पीजी में तो हम पास करने के लिए और इस तरह से एक बेसिक वो स्किल डेवलप करने के लिए पड़ते हैं, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो उसके बाद 2-3 साल आप अपना प्रैक्टिस